नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM यूपी। क्या अजब गजब राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। पूर्व सांसद, राज मंत्री का दर्जा प्राप्त हुए लोग थाने में धरने पर बैठ जा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को धमका रहे हैं कि हमने आपको इसीलिए वोट तोड़ने दी थी कि आप ब्राह्मणों की रक्षा नहीं कर पाए। हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में। उधर संसद में सरकार चलाने के लिए आम सहमति की बात बन रही है, बातचीत चल रही है, क्योंकि संसद में हंगामा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत सारी उधेड़ बुन है। अवैध वजी ने कहा कहीं बड़ी बात नहीं है कि मंगलवार को चर्चा से पहले एक और धन का कांड टाइप का कांड हो जाए, जिससे बाकी सारी चीजें पीछे चली जाए। और क्या है मामला, पिछली बार प्रधानमंत्री के 362 करोड़ रुपए विदेश यात्राओं में खर्च करने का, और क्यों खाली है केंद्रीय विद्यालयों में ओबीसी SC ST के 80 से 93% पद। सारी बातें अवैध वजी से की है मैंने। चलता हूँ अवैध वजी के पास आपको लेकर। 4PM यूपी को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिएगा। सुनते हैं अवैध वजी की बात। 4PM यूपी में आपका स्वागत है अवैध वजी। गजब कहानी चल रही है उत्तर प्रदेश में। राजमंत्री का दर्जा है और थाने पे पुलिस वालों के खिलाफ बैठे। पति पूर्व सांसद है भारती जी, वो ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम को कह रहे हैं कि आपको भर भर के वोट हमने दिए थे, ब्राह्मणों की रक्षा करोगे। हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में। मतलब अब राजमंत्री के लोग धरने पे बैठे हुए, अगले शायद अब मजे ले रहे हैं कि पहले अपने मंत्री की तो सुन लो, बाद में किसी और की सुनोगे। जिले जिले में जिस तरह से इस तरह के भ्रष्टाचार की, इस तरह पुलिस की कार्रवाई की, इस तरह उत्पीड़न की खबरें आ रही हैं, वो चिंता में डाल रही हैं कि सामाजिक ताना बाना खराब हो जा रहा है। पिछले दिनों योगी जी ने कहा था कि कुछ लोग जाति विद्वेष बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो प्रदेश की घटनाएं हो रही हैं वो संकेत दे रही हैं कि विपक्ष नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन पुलिस के कारनामे ऐसे हैं वो जातीय विद्वेष को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको लगता है कि ये खतरनाक संकेत है कि ये राजमंत्री धरने में बैठ जाए, पति डिप्टी सीएम को कहे कि आप कर क्या रहे हो, आपको ब्राह्मणों के लिए रखा गया था, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। देखिए, एक तो ये दृष्टिकोण है जो आपने पेश किया, मैं इस दृष्टिकोण से सहमत हूं। ये सब समस्याएं हैं जो आपने कहा है और चिंताजनक हैं। लेकिन इस पूरे मसले को देखने का एक और दृष्टिकोण है। ये साफ तौर पे अब निकल कर आ गया है सामने और उसके प्रमाण उपलब्ध हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो थोड़ी देर पहले टीवी चैनल पे ये सारी खबर इसी तरीके से चल रही थी। उसमें बाकायदा जो बातें आपने कही उसमें उनकी पत्नी धरने पर, राज्य मंत्री वाली पत्नी धरने पे बैठी हुई है, पूर्व सांसद कुर्सी पे बैठे हुए, बगल में फोन के ऊपर, अपने सेल फोन के ऊपर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को डांट रहे हैं और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपको तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए बनाया गया था और आप ब्राह्मण, हमारे खिलाफ FIR दर्ज हो रही है और हमें माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं और हम आपको वोट देते रहे, ये नहीं चलेगा। बिल्कुल यही शब्द है जो मैं आपको कह रहा हूं। उससे बिल्कुल एक बात स्पष्ट हो गई है कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक सामाजिक गृहयुद्ध चल रहा है। मेरे शब्दों पर गौर कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक सामाजिक गृहयुद्ध चल रहा है। एक तरह का सोशल सिविल वार छिड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और उस सिविल वार के अंदर मुख्य तौर पर लड़ने वाली जो दो सामाजिक समुदाय हैं, एक है राजपूत और एक है ब्राह्मण। भाजपा के जरिए ये दोनों ही समुदाय लंबे अरसे सत्ता में है, इस वक्त भी सत्ता में है। वहां भी दिख रहा है भाई ब्रजेश पाठक कौन है, ब्राह्मण है। जो धरने पे बैठी हुई है वो भी ब्राह्मण है। उनके जो पति देव हैं जो ब्रजेश पाठक को फोन पे डांट रहे हैं वो भी ब्राह्मण है। और वो किस लिए, दूसरा एक जो सत्ताधारी समुदाय है उससे उत्पीड़ित महसूस कर रहे हैं। वो राजपूतों से अपने आप को उत्पीड़ित महसूस कर रहे हैं। चूंकि राजपूतों को मुख्यमंत्री बचाते हैं, ये माना जाता है मुख्यमंत्री उनकी सरपरस्ती करते हैं, तो उनसे वो उत्पीड़ित महसूस कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी में कभी भी नहीं देखी गई। ये कल्याण सिंह के जमाने में भी ये स्थिति नहीं देखी गई कभी भी। जब भारतीय जनता पार्टी के वोट कम हो गए तो इस प्रकार का युद्ध कभी नहीं देखा गया उस भाजपा के भीतर, कभी नहीं देखा गया। और ये बहुत भाजपा के लिए बहुत चिंताजनक बात है। देखिए, विधानसभा चुनाव तकरीबन सिर पर खड़ा हुआ है। बिहार चुनाव खत्म हुआ, वैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए जो है वो शुरू हो जाएगी। एक बीच में केवल एक ही साल तो रह जाएगा केवल। हाँ। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही संकट की घड़ी है। मुझे नहीं पता है कि जो भाजपा का आला कमान है वो इस हालात को किस तरह देख रहा है। मुझे नहीं पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस हालात को किस तरह देख रहा है। मुझे बताया गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर भी जो प्रचारकों की जातियां हैं और प्रचारकों की नियुक्तियां हैं, उसमें भी बड़े पैमाने पर एक परिवर्तन हुआ है।
परिवर्तन ये हुआ है कि पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख प्रचारक हैं, यानी बड़े प्रचारक जो हैं, इनके हिस्से जिनके जिनके जिनकी इंचार्जी में बड़े-बड़े इलाके हैं, वो ज्यादातर इनके नाम के भी सिंह लगा हुआ है। ये मैं नहीं राजपूत भी है, राजपूत हाँ, है, मैं जानता हूँ मैं नहीं राजपूत कह है, रहा हूँ और कि उनमें मुख्यमंत्री सभी के राजपूत होंगे, हो सकता है नहीं, काफी है, जातियों के लोग भी सिंह प्रभावशाली लगाते जो हैं। हैं, हाँ, प्रभावशाली है। एक बनारस में रहते हैं, वो इतने भयंकर प्रभावशाली है कि यूपी के बड़े-बड़े आईएएस आईपीएस उनके रहते हैं, दरबार जी, लगाते हैं, और जी। राष्ट्रीय तो मैं ये स्वयंसेवक कह रहा संघ हूँ को। कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी पूरा जो नियुक्तियां हैं प्रचारकों की, उसमें भी एक खास जाति के लोगों को प्रमुखता प्राप्त हो गई है, मुख्यमंत्री भी वही है, और वो उस दूसरी जो जातियां हैं उनको वो लोग अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अंदेशों से भरी हुई स्थिति है। और मुझे बिल्कुल ये ठीक देख बात। के थोड़ा ताज्जुब भी हो रहा है कि भाई अमित शाह क्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, उन्हें चल हमसे नहीं ज्यादा पा तो रही उन्हें ये है, चीज दिखाई पड़ रही होगी। योगी आदित्यनाथ के आगे चल नहीं पा रही अमित शाह की, वरना तो ठीक कर देते अमित शाह। नहीं, ठीक है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उसके बावजूद भी मैं नहीं मानता हूं कि वो लोग आला कमान इतना कमजोर हो गया है कि वो एक चौकी इंचार्ज इस तरह की जुर्रत कर सकता है जो की गई। आप हाँ, सोचिए। शायद लाइनहाइजर हो गया वो चौकी इंचार्ज, और मुझे हम नहीं लोगों लगता के कि। प्रोग्राम को देख के वो सब लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों भी ब्राह्मण हैं। हाँ, सही बात है, बिल्कुल हाँ, तो ठीक ये बात है। राजपूतों के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, जबकि हमारी हाँ, राजपूतों से कोई झगड़ा नहीं है भाई, कतई। हमारे तो दोस्त बहुत अच्छे हैं मेरे तो राजपूत। साथ सब मेरे तो सबसे पारिवारिक संबंध है, राजपूतों से कोई झगड़ा नहीं है। हाँ, हम दिमाग में भी नहीं आती ये सब बातें। हाँ, लेकिन गजब है। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है कि इतने दिनों हंगामे के बाद और जब फजीयत हो रही है पूरे देश में, ये मैसेज आ रहा, आप तो लगातार कह ही रहे थे कि सरकार सदन नहीं चलने दे रही है, मैसेज चला गया है पूरे देश में कि सरकार ही साजिश कर रही है, तो लोगों की सरकार को इधर निगेटिव जा रहा है। तो आज किरण रिज्जू शायद खड़गे और राहुल जी से मिले, और ये हुआ कि भाई सदन अब सहमति के आधार पर चलाया जाए। तो खबर आ रही है शायद मंगलवार से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो। क्या लग रहा है आपको कि चर्चा हो जाएगी, या इस बार फिर कुछ ना कुछ मामले पे फिर बिगड़ जाएगा मामला? कह नहीं सकते कुछ। देखिए ये जिस तरह की सरकार है, अब किसको पता था कि बीच में धनखड़ कांड हो जाएगा, हाँ, हैं? अब किस मंगलवार में तो अभी बहुत समय है, आज तो शुक्रवार है। मंगलवार में तो अभी शनिवार, इतवार और सोमवार है। 3 एक दिन और है धनखड़ मंगलवार में। कांड, एक 3 और दिन में धनखड़ कांड, ऑपरेशन एक, सिंदूर केवल 4 दिन चला था। एक तो ये और धनखड़ 3 कांड दिन हो है। जाएगा, तो आप क्या पता नहीं सोच क्या रहे हो हैं? जाए, पता नहीं किसका इस्तीफा हो जाए, पता नहीं क्या। देखिए बहुत चारों तरफ राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। हम्म, हमारे बहुत से मित्र जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म चलाते हैं, जब मैं कभी-कभी उनका वीडियो वगैरह सुनता हूँ और व्यक्तिगत रूप से भी लोगों से बात करता हूँ, तो आप देखिए उनमें से कई लोग भारतीय जनता पार्टी पर हमदर्दी रखते हैं और अच्छा विश्लेषणात्मक दिमाग है उनका, वो काफ़ी अच्छी दिलचस्प बातें बोलते हैं। लेकिन देखिए उनकी बात सुन के लगता है कि काफ़ी राजनीतिक अस्थिरता है। पॉलिटिकल एक ऐसी सरकार इसके पास बहुमत प्राप्त है, मजबूत बहुमत है, कहीं सरकार गिरने का अंदेशा नहीं, उसके बावजूद भी माहौल में अस्थिरता है। हवा में मतलब कुछ। परस्पर विश्वास नहीं है, कोई नहीं जानता कौन क्या कर रहा है, कौन किसकी टांग खींच रहा है पीछे, कौन किसकी चुगली कर रहा है, कौन किसके खिलाफ दांव मार रहा है, किसने किसका अफसर उखड़वा दिया, किसने किस क्या कर दिया, कुछ नहीं पता है। एक तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का माहौल है, तो सब लोगों के जो स्वार्थ हैं, वो आपस में टकराते हैं सब जगह। बहुत बुरी स्थिति इस वक़्त बनी हुई है देश की। बिल्कुल ठीक बात है। इस बीच में खबर आई है कि संसद में शायद सूचना दी गई कि देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में ओबीसी, एससी, एसटी के 83 से 93, 80 से 93% तक पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश में जाति में एक बड़ा मुद्दा है, हमेशा रहा है, और अमित शाह ने बड़ी कोशिश करी थी कि जातियों के चक्रव्यूह को तोड़ दे। 2014 में कामयाबी मिली, लेकिन अखिलेश यादव की पीडीए रणनीति और उत्तर प्रदेश में जिस तरह ऊंची जातियों का वर्चस्व हुआ, फिर एक बार पिछड़ी और दलितों में ये नाराजगी बढ़ी। अब जब ये संदेश जाएगा कि केंद्रीय विद्यालयों में 80 से 93% पद एससी, एसटी, ओबीसी के खाली पड़े हैं, तो क्या रिएक्शन होगा? नाराजगी बढ़ेगी और बीजेपी कैसे मैनेज कर पाएगी? तो ये आंकड़ा तो केवल केंद्रीय विद्यालयों का है। केवल केंद्रीय विद्यालयों का। हाँ, अब मैं तो विश्वविद्यालय प्रणाली में काम करता रहा हूँ अभी कुछ दिन पहले तक। यूनिवर्सिटी में भी यही हाल है। अरे वो बहुत बुरी हालत है हाँ, विश्वविद्यालय बहुत। प्रणाली में। हम्म, मैं तो बार-बार ये कहता हूँ कि इस सरकार का ध्यान केवल एक ही कोटा भरने के ऊपर है और वो है ईडब्ल्यूएस कोटा।
ऊंची जातियों को। हाँ, गरीबी के आधार पर दिया गया जो आरक्षण है, अगर आप गरीबी का सर्टिफिकेट बनवा लाएं और उसमें भी बड़े पैमाने पर ऊंची जातियां अपने आप को गरीब दिखा सकें, इसके लिए जो थ्रेशोल्ड रखा गया है, वो थ्रेशोल्ड कितना है? मेरे ख्याल से 5 लाख, अब मुझे ध्यान नहीं पड़ता ईडब्ल्यूएस का थ्रेशोल्ड कितना है, 5 या 7 लाख रुपए साल की आमदनी है, उसको गरीब माना जाता है उसके अंदर। वो आप सर्टिफिकेट बनवा लाइए और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कोटे के अंदर अर्जी दीजिए और आपकी उसमें नियुक्ति होगी, क्योंकि और कोई उसमें प्रतियोगिता ही नहीं कर पाएगा आपसे। तो वहां पे अगर आरटीआई में ये सूचना ली जाती तो पता चलता है कि ईडब्ल्यूएस कोटे में एक भी रिक्ति खाली नहीं है, एक भी जगह खाली नहीं है, सारी भरी हुई है। और ये एससी एसटी वाले भी खाली, तो ये सब खाली, और ये सब खाली पड़ा। हाँ, कितना खराब है ये। भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की नौकरियों के कोटे भरे जाएं, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। भाजपा के तखमीना लगाया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा तो भाजपा के पिछले 11 साल सामाजिक न्याय के वायदे के साथ एक बहुत बड़ा छल साबित होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। आज मैं एक देख रहा था आज तक चैनल, उस पर खबर चल रही थी कि साहब पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर गए तो हैं वहां पे चीन में, लेकिन बड़ी डांट पड़ी है उनकी, उनको बहुत डांटा है कि तुम कैसा कर रहे हो, बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। मैंने माथा पकड़ लिया कि बच्चा जानता है कि चीन कितना स्वागत कर रहा है पाकिस्तान का, हमारे संग झड़प में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, और आज तक ऐसा चैनल ये चला रहा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख को बहुत डांट पड़ी, जैसे ऐसा लग रहा है कि चीन के प्रधानमंत्री ने इनको ही फोन करके बताया होगा। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर चल रही है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख का चीन में बहुत स्वागत हुआ, और ये स्वाभाविक बात है, जो आदमी युद्ध में खड़ा रहा हो, जो देश खड़ा हो, उसको स्वागत करेगा। ये चैनल इतनी झूठी खबरें क्यों चलाते हैं जिनकी इनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है? देखिए, एक तो पाकिस्तान को नीचा दिखाने वाली, पाकिस्तान का विरोध करने वाली और उसके जरिए मुसलमानों के खिलाफ एक नफरती माहौल बनाने वाली कोशिश लगातार जारी रहती है। उसके लिए जरूरी है लगातार ये दिखाया जाता रहे कि पाकिस्तान तबाह होने वाला है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है, पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा है, लोग आपस में बहुत सी बातें इसमें सही भी हैं। पाकिस्तान कोई ऐसा देश नहीं है जिसको देख के किसी किस्म की प्रेरणा प्राप्त होती हो। पाकिस्तान तो लगातार गिरावट की तरफ जा ही रहा है, लेकिन जिस इरादे के साथ में और जिस योजना के साथ में खबरें चलाई जाती हैं, वो बहुत सारे उसमें अर्ध सत्य होते हैं उसके अंदर। लेकिन ये जिस खबर का आप जो बात कर रहे हैं, ये अर्ध सत्य नहीं, ये तो पूर्ण असत्य है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दक्षिण एशिया में बहुत अच्छे मित्र हैं आपस में, और ये अभी से नहीं है बल्कि पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान की रक्षा संबंधी 80% आवश्यकताओं की पूर्ति चीन कर रहा है, और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले जो रक्षा जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो चीन ने पाकिस्तान को दिए हैं, जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ किया गया। इस बात को बड़े बड़े भारत के सैन्य अधिकारियों ने भी मान लिया है इस बात को। तो और चीन को फायदा क्या है इसमें? चीन को सबसे बड़ा फायदा तो ये है, एक तो पाकिस्तान हथियार खरीदता है, एक तो चीन को बहुत बड़ा फायदा ये है, पाकिस्तान IMF से कर्जे लेता है और चीन को हथियार खरीद के चीन को पैसे पहुंचते हैं वो हैं। एक तो बहुत बड़ा फायदा ये है। दूसरे ये है कि जो इस्लामिक विश्व है, इस्लामिक विश्व बहुत युद्ध में लगा रहता है, उसको बहुत हथियारों की जरूरत रहती है। तो इसके जरिए चीन इस्लामिक विश्व को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है, वो उसके उपभोक्ता हैं हथियारों के। चीन हथियारों का बहुत बड़ा उत्पादक है, चीन और तुर्की अब हथियारों का बहुत बड़ा उत्पादक है। ये लोग सब हथियार अपने जम के बेचते हैं और मुसलमान देश हथियार इनके खरीदते हैं, वो आपस में लड़ते हैं। उनके बड़े बड़े आतंकवादी संगठन है, वो उनका फौजीकरण हो चुका है उन आतंकवादी संगठनों का पूरी तरह। तो वो केवल छापे नहीं मारते हैं, आपके बाकायदा फौज बना के रखते हैं। तो उनको भी हथियार चाहिए, मिलिट्री ग्रेड के हथियार चाहिए और लगातार सप्लाई चाहिए उनकी। तो चीन को उसका बहुत फायदा है। तो पाकिस्तान तो एक तरह से देखा जाए चीनी हथियारों का शोकेस बना हुआ है। इसलिए चीन और पाकिस्तान में तो किसी भी किस्म का कोई विवाद हो ही नहीं सकता। दोनों एक दूसरे का स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। विवाद सारा केवल आज तक चैनल पे है, वो कह रहा है कि बड़ी सारा झूठ बोल रहे हैं। एक आखिरी सवाल, एक सूचना दी गई है कि 2021 से 24 तक मोदी जी की विदेश यात्राओं में 295 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2025 में 5 देशों की यात्रा में 67 करोड़, यानी कुल 362 करोड़ रुपए मोदी जी केवल 21 से 24 तक की यात्राओं में खर्च कर चुके हैं।
बड़ा सवाल ये है कि फायदा क्या मिला जब युद्ध हुआ पाकिस्तान से, झड़प हुई पाकिस्तान से, पूरी दुनिया के बड़े-बड़े देश पाकिस्तान की तरफ चले गए, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था। तो ये मोदी जी इन यात्राओं से क्यों हासिल क्या करके आए? 80 करोड़ लोगों को 2 वक़्त का राशन नहीं मिल पाता। हम लोग राशन दे रहे हैं, सरकार राशन दे रही है उनको, खाने के लिए पर्याप्त राशन उनके पास अपने पास से नहीं आ पाता। सरकार ना दे तो भूखे मर जाएँ और यहाँ पे 362 करोड़ रुपए केवल यात्राओं में साहब ने उड़ा दिए। क्यों तो उड़ाए केवल होंगे? 2000 ये तो 2021 से अभी तक का आंकड़ा है। हुँ, हुँ। आप सोचिए कि 2014 से अभी तक जो आंकड़ा लिया जाए तो वो कितना बड़ा आंकड़ा निकलेगा। कुछ ठीक हजार है, करोड़ में निकलेगा वो आंकड़ा वो। 1000 करोड़ से ऊपर निकल जाएगा वो आंकड़ा। अब बिल्कुल उसके ठीक है। साथ ये भी आकलन करना चाहिए कि आखिरकार इतनी विदेश यात्राओं और इतने रुपए खर्च करने के बाद में भारत को विदेश नीति के मोर्चे पर और अर्थनीति के मोर्चे पर इन यात्राओं का क्या लाभ हुआ? हुँ, तो अब ठीक अगर है। आज की तारीख में आप ये पूछेंगे तो फौरन भाजपा के समर्थक कहेंगे देखिए ब्रिटेन के साथ में एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने कर लिया है। इसका हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, ठीक बात है। लेकिन हुँ, यही कसौटी जो है वो दूसरी यात्राओं पे भी इस्तेमाल की जानी चाहिए। हर भाई यात्रा का बताएँ। हाँ, पूछना चाहिए कि भाई आप रूस गए थे तो आपने कौन-सा एग्रीमेंट किया? यूक्रेन गए थे तो क्यों गए थे आप? आपने कौन-सा एग्रीमेंट किया ये बताइए? अभी जहाँ जाते हैं, अभी तमाम छोटे-छोटे देशों में जा रहे हैं, साइप्रस गए थे, वहाँ क्या किया आपने साइप्रस जाकर? ठीक बात है। बिल्कुल हाँ, ठीक बात। ये सब करना चाहिए अभी तक, तो उससे सब पता कोई नहीं लगेगा कि प्रधानमंत्री जाते हैं, उस वास्तव में उसका लाभ-हानि क्या है? बिल्कुल ठीक बात है। बहुत-बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया बातचीत की। थैंक यू सर। ये थे अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझको यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। आपके प्यार भरे कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।